हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीडी जीएस स्मार्ट। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति का भाग 2 देखेंगे। इससे पहले प्रेसिडेंट पार्ट 1 पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोगों ने भाग 1 राष्ट्रपति का नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो चलिए फिर हम इसको देखते हैं। हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि इस वीडियो के अंत में कुछ क्विज दिए गए हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। टॉपिक उसी से रिलेटेड है जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे जिससे आप लोग उस क्विज को सॉल्व कर सकें। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 54 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 55 अर्थात अनुच्छेद 55 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के कोटा के बारे में बताया गया। कोटा मतलब मिनिमम वोट। राष्ट्रपति को कम से कम कितना वोट मिलना चाहिए, इतना मिलना मैंडेटरी है, आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम लोग स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसमें एक क्राइटेरिया था कि इससे कम मार्क्स जो बच्चा लाएगा वो फेल माना जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे उसमें 37% था। 37% से जो बच्चा कम मार्क्स लाएगा, परसेंटेज कम रहेगा, वो फेल माना जाए। इसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में भी इसके लिए कोटा निर्धारित किया गया कि इससे कम वोट जो लाएगा वो चुनाव में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मिनिमम वोट कैसे काउंट किया जाएगा, कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि कोटा बराबर होता है कि टोटल वोट अपॉन कैंडिडेट +1। कैंडिडेट कितने प्रत्याशी खड़े हैं +1 इसमें ऐड कर दीजिए। कितना +1 कर दीजिए और उसके बाद होल का +1। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज डैट कि हमारे पास 100 कैंडिडेट हैं। कितने हैं? 100 वोट्स हैं। 100 वोट्स मान लो टोटल पड़े राष्ट्रपति के चुनाव में। कैंडिडेट हमारे पास हैं 4। कितना है? 4। और फार्मूले में बताया जा रहा है कि +1 ऐड कर दो। यहाँ पर ऐड किया, +1 संपूर्ण में कर दो। उसके बाद हम देखते हैं, अगर 4 +1 को ऐड हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स हो जाएगा। तो 20 टाइम्स में अगर +1 ये संपूर्ण वाला अगर हम ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा हमको? 21। कितना? 21। अर्थात राष्ट्रपति को मिनिमम वोट 21 वोट मिलना चाहिए। लेट्स हम लोग ने इसको एग्जाम्पल से समझा कि टोटल वोट कितना है? 100। कैंडिडेट्स हमारे पास कितने हैं? 4 हैं। फार्मूले में बताया गया है प्लस इसमें कर दो, उसके बाद संपूर्ण होल का +1 कर दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें 4 कैंडिडेट से प्लस उसमें 1 कर दिए तो कितना होगा? 5 होगा। 5 से हम 100 को डिवाइड कर दिए, आ गया हमारे पास 20। और उसके बाद संपूर्ण का +1 ऐड करना है तो कितना हो गया? 21। तो इस तरह से राष्ट्रपति का मिनिमम वोट निकाला जाता है कि राष्ट्रपति का कोटा क्या होता है कि राष्ट्रपति का मिनिमम वोट वो कितना कम से कम वोट अर्जित करे। तो हम आगे देखते हैं कि इस अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अर्थात राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, कितने वर्ष तक बना रह सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर 5 साल, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होगा। कितने? 5 साल का। जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ लेता है उसी दिन से इसका कार्यकाल काउंट होना शुरू हो जाता है और ये 5 साल तक अपने पद पर बना रह सकता है। अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है, क्या होता है? अगर राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, कार्य कर रहे हैं, उनका डेथ हो गया। एग्जाम्पल समझते हैं, सपोज डैट कि मान लो रामनाथ कोविंद अभी हमारे राष्ट्रपति हैं, ये कार्य कर रहे हैं। सपोज डैट ये 3 साल अपने पोस्ट पर बने रहे, अपने 3 साल ये कार्य किए अपने पद पर। 3 साल बाद इनकी डेथ हो गई। रिमेनिंग कितना बचा है कार्यकाल? 2 साल। अब इसके बाद जब ये इनका डेथ हो गया तो अब नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो बचे हुए 2 साल के लिए नहीं निर्वाचित होगा। वो फिर से यहाँ से उसका जब निर्वाचन होगा तो वो पुनः 5 साल के लिए चुना जाएगा, ना कि बचे हुए 2 साल के लिए। तो राष्ट्रपति में ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाते हैं कि एक पूछ लेता है कि जो अगर किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान डेथ हो जाता है तो बचे हुए जो उसका रिमेनिंग कार्यकाल है उसके लिए जो नया राष्ट्रपति चुना जाता है, क्या उसी के लिए चुना जाता है या फिर 5 साल के लिए? तो यहाँ पर जो राइट होगा वो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, ना कि रिमेनिंग टाइम के लिए। ओके, फिर आगे हम देखते हैं
कि इसी में आगे हम फैक्ट देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेरिका हाँ, नोट या ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 ईयर का होता है। कितना? 4 ईयर का। तो जो अमेरिका में राष्ट्रपति का 4 ईयर, लेकिन अमेरिका में भारत से भारत की तुलना में राष्ट्रपति का कार्यकाल अलग होता है। वहाँ पर 4 वर्ष का होता है। अगर सपोज डैट कि अगर अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, अगर उनका कार्यकाल के दौरान उनका डेथ हो जाता है, सपोज डैट जो बाइडन बनने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, ओके, अगर जो बाइडन बने 1 साल तक वो बने रहे, 2021 लास्ट तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहे। कमला हैरिस कौन है? उपराष्ट्रपति बन रही हैं। तो अगर 1 साल बाद इनका डेथ हो गया जो बाइडन का, तो कमला हैरिस जो है ये राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगी और ये चुनाव फिर से यहाँ पर नहीं होगा। ये रिमेनिंग जो 3 साल बचा हुआ है वो 3 साल तक कमला हैरिस अमेरिका का राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो थोड़ा भारत के सिनेरियो में अमेरिका का थोड़ा अलग होता है, राष्ट्रपति की पावर भी अलग होते हैं और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया भी अलग होता है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में बताया गया, अनुच्छेद 57 में बताया गया है एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। इसका कहने का मतलब जैसे कोई एक राष्ट्रपति है, कैसे? जैसे हम देख सकते हैं जब हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगातार 2 बार चुना गया था, 2 बार निर्वाचित किया गया था राष्ट्रपति पद के लिए। तो अभी तक 2020 चल रहा है, अभी तक सिर्फ एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुना गया था। वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके सिवाय और कोई ऐसे राष्ट्रपति नहीं हुए जिनको 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित किया गया है। तो अगला आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या हो सकती हैं। अगर राष्ट्रपति को चुनाव लड़ना है तो उसके लिए योग्यताएं उसको क्या क्या होना चाहिए उसके पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी योग्यताओं में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे पहली योग्यता तो ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? कि वह भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। दूसरी योग्यता ये होना चाहिए कि 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो। अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, किसी भी व्यक्ति को, तो ये आवश्यक होना चाहिए कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। थर्ड इसकी जो योग्यता बताया गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही बता दिया गया है कि 35 वर्ष का आयु पूरा कर चुका है। लोकसभा का क्या होता है योग्यता? कि भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। ये स्वाभाविक बात है। अगर लोकसभा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेगा 35 वर्ष, उसको पहले ही योग्यता दे दिया गया है। अगला हम देखते हैं, इसमें बताया गया है चौथा कंडीशन में बताया गया है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्या बताया गया है? कि 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब इसको हम समझते हैं, प्रस्तावक मतलब क्या होता है, अनुमोदक मतलब क्या होता है। यहाँ पर बताया गया है कि संसद से क्या, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव खड़ा होना हो तो वो कैसे खड़ा होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि संसद मतलब अर्थात चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन से अगर सपोज लोकसभा जो कैंडिडेट्स हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने सोचा कि किस व्यक्ति को जो ईमानदार हो उसको राष्ट्रपति चुना जाए। तो पहले वो 50 लोग मिलकर, कितने लोग? 50 लोग उस संसद, जितने भी सांसद हैं, फिलहाल इस समय हमारे लोकसभा में जो टोटल हैं 545 कैंडिडेट्स हैं। कितने हैं? 545 हैं। तो यहाँ इसमें से 50 जो कैंडिडेट्स होंगे वो एक प्रस्ताव पारित करेंगे। उसके बाद जब ये प्रस्ताव लाएंगे, पहली बात ये फर्स्ट टाइम ये 50 सांसद मिलकर संसद में एक प्रस्ताव लाएंगे। उसके बाद इस प्रस्ताव को 50 सांसद, जो जैसे मान लो रामनाथ कोविंद का संसद में प्रस्ताव आया कि इनको चुनाव में खड़े होंगे, तो इसके 50 कैंडिडेट पहले उनका नाम लाए। उसके बाद फिर अलग से 50 सांसद उस जो प्रस्ताव है उस पर सिग्नेचर करेंगे। क्या?
प्रस्ताव 50 प्रस्तावक रहेंगे और 50 अनुमोदक। अनुमोदक का अर्थ होता है लिखित में, वो सिग्नेचर करके बताएंगे। 50 लोग अलग से 50 लाएंगे संसद में कि इनको राष्ट्रपति चुनाव खड़ा करना है, तो 50 लोग लिखकर उसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव खड़े हो सकते हैं। तो यही होता है। तो 50 प्रस्तावक का अर्थ यही होता है, 50 लोग प्रस्ताव लाएंगे, उसके बाद 50 अनुमोदक, 50 लोग लिखित में देंगे अलग से कि ये कैंडिडेट्स राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी खड़ा होगा। तो आगे हम देखते हैं कि फिर अगला आर्टिकल है कि आर्टिकल 59 क्या है। आर्टिकल 59, तो आर्टिकल 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्याशी की दशाएं क्या होगी। अब आर्टिकल 58 में क्या था कि यहाँ पर हम देख ले, ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति कैसे चुनाव खड़ा होगा। कोई भी व्यक्ति, साधारण आदमी राष्ट्रपति का चुनाव खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि संसद से उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। तो जब संसद में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उस कैंडिडेट को मिल गए, तो इसके बाद आर्टिकल हम 59 पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या बताया गया है। आर्टिकल 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्याशी की दशाएं, अर्थात उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्थितियाँ क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहली बात कि जो कैंडिडेट्स राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, उसका सर्वप्रथम उसकी कंडीशन ये होना चाहिए वो पागल ना हो। क्या ना हो? वो पागल ना हो। दूसरा, दिवालिया ना हो। दिवालिया का अर्थ होता है बैंक करप्टी, अर्थात बैंक से करप्ट ना हो कि इतना पैसा ले लिया हो कि वो बैंक को भरपाई ना, इतना उससे बैंक से उधार ले लिया हो उसको भरपाई ना कर पाए, उसको पे ना कर पाए, तो बैंक उसको दिवालिया घोषित कर देता है। अर्थात ये इसलिए किया जाता है क्योंकि यह राष्ट्रपति की रिपोर्टेड सम्मानित पद है, और इस सम्मानित पद पर एक दिवालिया व्यक्ति जाएगा तो क्या काम करेगा? वो गलत काम करेगा, वो पैसा कमाएगा, घोटाला करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो अपना पैसा दिवालियापन ख़त्म करेगा। तो इसीलिए ये इसमें कंडीशन बता दिया गया है कि पागल ना हो, क्योंकि वो सही गलत का पहचान नहीं कर पाएगा और पागल रहेगा, और दिवालिया ना हो। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि लाभ के पद पर ना हो। क्या? जो वह कैंडिडेट्स है वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, इसको हम देखते हैं लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद भारत के संविधान में अनुच्छेद 102 क्लॉज 1A में संसद सदस्यों, किसके लिए? संसद जो पार्लियामेंट है उसके सदस्यों के लिए अनुच्छेद 102 में बताया गया है, और विधानसभा के सदस्यों के लिए आर्टिकल 191 क्लॉज 1A में बताया गया है। आर्टिकल 191 क्लॉज A में बताया गया है विधानसभा के लिए अर्थात राज्य के लिए और केंद्र के लिए। आर्टिकल 102 में क्लॉज 1 में बताया गया है के तहत बताया गया है कि सदस्यों के लिए लाभ की पद के बारे में बताया गया है कि संसद सदस्य या फिर राज्य के सदस्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ का पद क्या होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। लाभ का पद ये ऐसा होता है जो सरकार से, जो ऐसा व्यक्ति हो जो सरकारी नौकरी करता हो, जो सरकार से सुख सुविधाएं लेता हो, सैलरी लेता हो, सरकार के लिए काम करता हो, तो उसे सरकारी, अर्थात जो कोई व्यक्ति काम करता हो उसके बदले में पैसा लेता हो सरकारी खजाने से, तो उसे लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन संविधान में एक बात और ध्यान दें, ये मेंशन है, उल्लेख है कि लाभ का पद संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191 में, 191(1) में। लेकिन संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया, ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है कि इसके अंतर्गत ये काम जो करेगा वो लाभ के पद के अंतर्गत आएगा। तो ये बात ध्यान देना कि संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब हम कैसे पहचानेंगे कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में कुछ अपनी सजेशन दिए थे, उसको हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि क्या जो व्यक्ति, किस व्यक्ति के उस व्यक्ति को बता रहा है क्या वह व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है। इसको कैसा पता करेंगे? इसके लिए देखते हैं क्या वह व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। वो जो व्यक्ति है जो जिस पद पर काम कर रहा है, क्या वो सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है या कोई सरकारी अथॉरिटी ने नियुक्त किया है। अगर ये किया है तो वो क्या माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा। क्या माना जाएगा? लाभ का पद माना जाएगा। सेकंड जो उसका कंडीशन रहेगा
क्या सरकार की नियुक्ति करने की शक्ति है? जो उस पद पर उस कैंडिडेट को नियुक्त किया है, क्या सरकार उसको उस कैंडिडेट को उस पद से हटा सकती है? अगर सरकार हटा सकती है तो ये भी लाभ का पद माना जाएगा। अगला है कि सैलरी सरकार द्वारा दिया जाता है, अर्थात सरकारी खजाने से। अगर सैलरी जो काम कर रहा, परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करने के बदले में, एवज में उसे सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा? उसे भी लाभ की पद पर माना जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्री कौन कौन? मंत्री, सांसद, विधायक यह लाभ की पद नहीं है। क्या? मंत्री, सांसद, विधायक ये लाभ की पद नहीं है। जितने भी सरकारी नौकर होते हैं वो लाभ के पद, अर्थात सरकारी नौकर मतलब जो सरकारी नौकरी करते हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोग को लाभ का पद का अर्थ समझ में आ गया होगा कि लाभ का पद क्या है। ध्यान देना कि लाभ के पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। इस क्राइटेरिया के अंदर जो व्यक्ति आएगा वो लाभ के पद के अंतर्गत माना जाएगा। आगे हम देखते हैं कि अगला हमारा जो कंडीशन क्या है संसद के निर्वाचित सदस्य बनने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट दिया है कि संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य न हो। संसद अर्थात पार्लियामेंट, विधानमंडल मतलब राज्य का विधानसभा, विधान परिषद, इसमें से किसी का भी सदस्य न हो। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों का, संसद का या विधानमंडल का अगर सदस्य है और वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, निर्वाचित हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित हो गया, तो अगर कोई संसद सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो गया तो उसे सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ती है। तो उसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले, चाहे वो संसद का सदस्य हो या विधानमंडल का सदस्य हो, उसे उस पद से को त्यागना पड़ेगा, उस पद को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तीसरा कंडीशन उसका है संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य ना हो। अगर है तो उसे अगर वो निर्वाचित हो गया राष्ट्रपति पद के लिए तो उसे उस पद को त्यागना पड़ेगा। कब? राष्ट्रपति के शपथ लेते समय। अगला हम देखते हैं, आगे बताया गया है कि आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ, कि राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में आर्टिकल 60 में बताया गया। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रपति का शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन करते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य होते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर सपोज डैट मान लो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है और उस समय सर्वोच्च न्यायालय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपलब्ध नहीं है, उनकी तबीयत खराब हो गई है, कहीं विदेश दौड़े चले गए हैं, तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब CJI प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो उस समय राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, जो सपोज इस समय 34 न्यायाधीश हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय में, और एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सबको मिलाकर 35 है। सपोज मान लो राष्ट्रपति को शपथ दिलाना है और CJI हमारे नहीं है, तो उस समय जो इन 34 ये जो 34 न्यायाधीश हैं, इनमें से जो सबसे सर्वोच्च वरिष्ठ होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। हम आगे और देखते हैं कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। कितने हैं? 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं। अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है अब तक 47 मुख्य न्यायाधीश जो प्रेजेंट टाइम में न्यायाधीश हैं, इनको मिलाकर 47 CJI हो चुके हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कनिया थे। कौन थे? HJ कनिया भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी। कौन है? शरद अरविंद बोबडे जी प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आगे हम देखते हैं, आगे आर्टिकल 61 के बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 61 में क्या बताया गया।
अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महाभियोग का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो क्या क्या कंडीशन होगी? कंडीशन इसका ये होगा कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, क्या करता है? वायलेशन, संविधान के जो कानून है, संविधान का अगर वो फॉलो नहीं करता है, उसका अतिक्रमण करता है, तो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? महाभियोग संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन से, जैसे चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से। कब सपोज डेट मान लो, एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि लोकसभा से हाल ही में कृषि बिल पास हुआ, कृषि बिल पास हुआ, जो अपोजिशन वालों ने सोचा कि राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर न करें, लेकिन राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया और वो बिल कानून बन गया। अब अपोजिशन वालों ने सोचा कि चलो हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटाते हैं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो जिस सदन में, मान लो लोकसभा से करना है, तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, कितना? 1/4 सदस्य, अर्थात सपोज मान लो टोटल 100 कैंडिडेट्स हैं, कितने हैं? 100 कैंडिडेट्स हैं। अगर 100 कैंडिडेट्स हैं तो 100 में से पहले 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा? 25%, कितना हो जाएगा? 25%, 1/4 सदस्यों को एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना होगा, कितना? 1/4 सदस्य, अर्थात 25 कैंडिडेट्स को एक प्रस्ताव पर सिग्नेचर करना होगा, और सिग्नेचर करके यह बताना होगा राष्ट्रपति ने संविधान का वायलेशन किया है, क्या संविधान का अतिक्रमण किया है। तब इसको ले जाकर पहले 25 लोग आरोप लगाए हस्ताक्षर करके, उसके बाद उसको फिर ले गए लोकसभा में, जिस सदन में थे उसी सदन में अब ले गए। उस सदन में जाने के बाद अब क्या होगा? जिस सदन में आरोप प्रस्ताव लाया गया, उस सदन का कम से कम 2/3, कितना? 2/3 सदस्य की बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। कहने का मतलब ये है, पहले 25% लोग उस पर साइन किए और लोकसभा में लाए कि आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ने संविधान का वायलेशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का अतिक्रमण किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो बाकी सदस्य रहेंगे 2/3, अगर 100 का 2/3 निकालेंगे लगभग 66%, कितना? 66% जो कैंडिडेट्स होंगे वो चेक करेंगे। हाँ, अगर उन्हें भी लगता है कि राष्ट्रपति ने इस संविधान का वायलेशन किया है, तो वो भी उस प्रस्ताव पर साइन कर देंगे और प्रस्ताव को पारित कर देंगे। अगर लोकसभा से प्रारंभ हुआ था, लोकसभा में या 2/3 सदस्य की बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब इसे दूसरे सदन अर्थात राज्यसभा में भेजने के लिए तैयारी हो जाता है। लेकिन इसमें जब एक सदन महाभियोग, अर्थात जब लोकसभा महाभियोग को प्रस्ताव को पारित कर देता है, तो दूसरे सदन में भेजने से पूर्व, अर्थात कि राज्यसभा में भेजने से पूर्व पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना दे दिया जाता है कि हम आप पर महाभियोग चला रहे हैं, हम आपको पद से हटाना चाहते हैं। तब 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसलिए टाइम क्यों दिया जाता है, 14 दिन पहले क्यों सूचना दे दिया जाता है? इसलिए ताकि राष्ट्रपति खुद जाकर दूसरे सदन में या फिर अपने सलाहकार असिस्टेंट्स को भेजकर जाकर दूसरे सदन को लोगों को समझाए, जो कैंडिडेट्स हैं उनको समझाए कि भैया हम लोगों ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किए हैं जो हम पर महाभियोग चलाया जा रहा है, महाभियोग का प्रस्ताव चलाया जा रहा है। तो समझाएंगे। अगर दूसरे सदन के लोग देखेंगे अगर संविधान का वायलेशन हुआ है, ये दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देता है। कितने से? 2/3 बहुमत से, अर्थात 66% से, अगर लगभग 66% से अगर बहुमत से दूसरे सदन में प्रस्ताव पारित हो गया, तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद त्याग देता है। अर्थात दूसरे सदन में राष्ट्रपति जाकर अपनी दलीलें देगा, अपील देगा कि हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जो हम पर महाभियोग चलाया जा रहा है, आप लोग इसको जांच करो, देखो। अगर दूसरे सदन को जो सदस्य हैं उनको भी लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का वायलेशन किया है, तो अगर वो लोग भी 66% लोग, कितना? 66% लोग अगर उस प्रस्ताव पर साइन कर दिए, उस प्रस्ताव को पारित कर दिए,
तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना पड़ता है, राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देता है, उसी दिन से राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। आगे हम देखते हैं। अब इस प्रकार हमारा आर्टिकल 61 तक हो गया। अब बची हैं क्या, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसके लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और चलिए फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्विज हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, हमारा क्वेश्चन में बताया गया है 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे। अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से और ध्यान से देखा होगा तो आप लोग पक्का इसका आंसर दे चुके होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकंड दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, थर्ड दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर वो कौन सा है, थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा सेकंड है, राष्ट्रपति की योग्यता निम्न में से कौन सी नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखते हैं 35 वर्ष का आयु हो, ये सही है कि उसका 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। भारत का नागरिक, ये भी सही है। 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक, अर्थात उपरोक्त में कोई नहीं। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे कि जरूर इसका आंसर दिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है, 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक, क्योंकि ये गलत है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, निम्न में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति में नहीं होती है। तो 25 प्रस्तावक नहीं, कितना, 50 प्रस्तावक होना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, अर्थात 50 लोग उस प्रस्ताव को संसद में लाएं और 50 लोग उस पर अनुमोदन करें, अर्थात लिखित हस्ताक्षर दें। तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा जो राइट, अगर इस आंसर जो गलत पूछा उसके हिसाब से तीसरा सही है। अगला हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा थर्ड है, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है तो नए राष्ट्रपति कितने समय के लिए निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि नए राष्ट्रपति कितने समय के लिए निर्वाचित होंगे। तो ऑप्शन में दिए गए हैं बचे हुए कार्यकाल के लिए, 5 साल के लिए, 6 माह के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपको राइट आंसर पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है, 5 साल के लिए, क्योंकि जब राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है तो उसके बाद जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होगा वो 5 साल के लिए निर्वाचित होता है, ना कि बचे हुए रिमेनिंग कार्यकाल के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम सदन में महाभियोग पारित होने पर जो इम्पीचमेंट है, अगर सपोज लोकसभा में पारित हो गया तो दूसरे सदन में भेजने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन का समय दिया जाता है, कितने दिन का समय दिया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है कि 6 माह के लिए, कितना, 6 माह के लिए, 1 माह के लिए, 14 दिन के लिए, इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको आंसर पता होगा राइट। तो इसका राइट आंसर है 14 दिन के लिए, कितना, ऑप्शन थर्ड सही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा